हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स। 20 मार्च के करंट अफेयर्स आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 20 मार्च मतलब आज के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। और आज के दिन ही वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस जिसको बोलते हैं। विश्व गौरैया दिवस के बारे में बात करते हैं तो यह 2010 से मनाया जा रहा है और भारत में सबसे पहले द नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने इसे शुरू किया था। और आज के दिन यानी 2023 में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के लिए थीम है आई लव स्पैरो, जिसको पिक्चराइज किया जाएगा आई लव स्पैरो मतलब इस तरह दिल बनाया जाएगा जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है, इस तरह इसे पिक्चराइज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 7वीं मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में और देख लेते हैं। जैसे 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और उसी दिन वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। इसी तरह से 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन वर्ल्ड हेयरिंग डे यानी विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे भारत में मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे यानी धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। वैसे 9 मार्च को इस बार मनाया गया था ये, लेकिन जब भी मार्च के महीने में सेकेंड वेडनेसडे पड़ेगा तभी इस दिन को मनाया जाता है। इस बार सेकेंड वेडनेसडे 9 मार्च को था, इसलिए 9 मार्च को मनाया गया। 10 मार्च को CISF राइजिंग डे मनाया जाता है। इस दिन CISF की स्थापना हुई थी 1969 में, इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च को। 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। ये पाई डे क्या देखिए 14 मार्च को मनाया जाता है। तो 14 मतलब पाई की वैल्यू होती है 3.14, पाई की वैल्यू होती है। 3 मतलब थर्ड मंथ, जनवरी फरवरी मार्च थर्ड मंथ। और 14 डे, तो 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। और 14 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे, ये राइट नहीं है, यहाँ पर राइट को हटा देंगे, ये सिर्फ वर्ल्ड कंज्यूमर डे है। तो 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। देखिए इसे थोड़ा याद रखेंगे। वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को मनाया जाता है और नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे 16 मार्च को देखेंगे तो नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो कि भारत में मनाया जाता है, नेशनल है तो भारत में मनाया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी बोलते हैं। 16 मार्च 1965 को पहली ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई थी, इसलिए ये डे मनाया जाता है। पहली ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई थी 16 मार्च 1965 को, इसीलिए ये 16 मार्च को मनाया जाता है। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे है, 17 मार्च को। और साथ ही फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का बर्थ भी 2090 में 17 मार्च को ही हुआ था। ये 24 इंटरनेशनल टाइटल्स जीत चुकी हैं। वे भारत की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स 2012 में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था। तो ये भारत की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था लंदन ओलंपिक 2012 में। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे यानी वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भी मनाया जाता है भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को मनाया जाता है। थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। ये एक डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, यानी रक्षा से संबंधित चीज़ों को बनाती है, वस्तुओं को बनाती है। ये कंसिस्टिंग 41 फैक्ट्रीज, इसके अंदर 41 फैक्ट्रीज आती थी पहले, जो कि अब कन्वर्ट हो चुकी हैं 7 DPSU में। पहले ये बोर्ड था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो कि अब 7 DPSU में कन्वर्ट हो चुका है। कन्वर्ट कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2021 को कन्वर्ट हुआ, यानी अभी हाल ही में कन्वर्ट हुआ है, 2 साल ही हुए हैं इसे कन्वर्ट हुए। जब ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था उस टाइम पर
ये पूरे वर्ल्ड में 37th यानी 37वें नंबर का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर था। जब ये बोर्ड था उस टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा 37वें नंबर का डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर था। और एशिया की बात करें तो ये दूसरे नंबर का था। और भारत में सबसे बड़ा पहले नंबर का डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इसे फोर्थ आर्म ऑफ डिफेंस यानी इसे डिफेंस रक्षा का चौथा अंग भी कहते थे। और फोर्स बिहाइंड द आर्म फोर्सेस के पीछे एक और फोर्स इसको भारत में कहा जाता था। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस। और इसी दिन मारियो मोलिनो का जन्म हुआ था। ये मारियो मोलिनो कौन है? ये एक मैक्सिकन केमिस्ट हैं जिन्होंने अंटार्कटिक ओजोन होल की खोज की थी। ओजोन लेयर में एक होल हो गया था जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रहे थे। तो इस होल की खोज इन्होंने की थी। ये होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस के कारण हो रहा था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस की वजह से ये होल हो रहा था। और इस खोज की इन्होंने एक मॉडल भी तैयार किया था जिससे इस होल को वापस से रिपेयर किया जाए। तो इस डिस्कवरी के लिए और मॉडल तैयार करने के लिए 1995 में रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में 19 मार्च 2023 में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किस भवन का उद्घाटन किया? तो अमित शाह जी ने APMC किसान भवन का उद्घाटन किया है। ये किसान भवन का उद्घाटन उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में कृषि शिविर में किया था। APMC किसान भवन के उद्घाटन के साथ जिला बैंक मुख्यालय की आधारशिला भी रखी गई। ये भी कहाँ पर रखी गई थी? जूनागढ़ में कृषि शिविर में रखी गई थी। APMC की फुल फॉर्म यहाँ दी हुई है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। APMC की फुल फॉर्म है। यह APMC कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और भारत में सबसे बड़ी APMC ऊंझा मार्केट यार्ड गुजरात में है। सबसे बड़ी APMC गुजरात में है, ऊंझा मार्केट यार्ड। नेक्स्ट, अभी हाल ही में खतरनाक कार्बन डाई अणु को नष्ट करने वाले किस एंजाइम की खोज हुई है? तो अभी लैकेसा एंजाइम की खोज हुई है। यह कवक के समूह के द्वारा उत्पन्न होता है, मतलब एल्गी के ग्रुप्स के द्वारा जनरेट किया जाता है ये एंजाइम। लैकेसा एंजाइम इसका नाम है, लैकेसा। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि यूनाइटेड स्टेट गुआन सिटी में हो रहा है। अब ये एक्सरसाइज क्या है इसके बारे में जानते हैं। इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेटिंग एयरक्राफ्ट की पानी के अंदर टारगेट को ट्रैक करने की कैपेसिटी को टेस्ट किया जाएगा। यानी जो भी एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो पानी के अंदर किस तरह से ट्रैक कर पाते हैं ऑब्जेक्ट को, वो कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज को किया जा रहा है। यह इस एक्सरसाइज का थर्ड एडिशन है जो कि 15 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा। 15 मार्च से 30 मार्च तक। 15 मार्च को शुरू हो चुका है, आज 20 मार्च है, ये 30 मार्च तक चलेगा और इसे USA होस्ट करेगा। इस एक्सरसाइज में, इसका नाम बताया था मैंने, सी ड्रैगन 23। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट P-8I पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि 14 मार्च को ही गुआन सिटी में पहुंच चुका था। ये 14 मार्च को यानी एक्सरसाइज शुरू होने से एक दिन पहले गुआन सिटी में पहुंच चुका था। और भारत के साथ साथ इसमें US नेवी पार्टिसिपेट कर रही है। जापानीज़ मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। साथ ही रॉयल कनाडियन एयर फोर्स और रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी इस प्रतियोगिता में ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी 5 कंट्रीज़ की फोर्सेस इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया, US, जापानीज़, रॉयल कैनाडियन यानी कनाडा की और कोरिया की नेवी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अगला देखते हैं। अभी हाल ही में 16 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो इन्होंने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। अभी पहले हम जानते हैं INS द्रोणाचार्य के बारे में। ये गनरी स्कूल ऑफ द इंडियन नेवी, ये इंडियन नेवी का गनरी स्कूल है जिसे तोप बंदूक की विद्या दी जाती है। इस स्कूल में तोप बंदूक की विद्या दी जाती है। ये कोची, केरला में कोची में है ये स्कूल।
INS द्रोणाचार्य। और इस स्कूल का मोटो जो संस्कृत में लिखा हुआ है, कुरु प्रहरम प्रथमम। और इस स्कूल का मोटो संस्कृत में लिखा हुआ है, कुरु प्रहरम प्रथमे। ये इसका मोटो लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है पहले आक्रमण करो। अभी हम प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड के बारे में जानते हैं। ये कौन सा अवार्ड है? इस अवार्ड को एक दूसरा नाम इसको निशान भी बोलते हैं, ये भी इसका एक नाम है। भारत के किसी भी मिलिट्री यूनिट को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है। प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड ये मिलिट्री यूनिट को मिलता है और मिलने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। इसके लिए योग्यता मिनिमम 25 ईयर ऑफ सर्विस, सबसे पहले इसकी जो योग्यता है वो कम से कम 25 साल सर्विस करते हुए होनी चाहिए, तभी मिलता है। सबसे पहले ये अवार्ड 27 मई 1951 में 27 मई में ये सबसे पहले अवार्ड दिया गया था। अगला देखते हैं, किस भारतीय अमेरिकी को US एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो अभी रवि चौधरी जी को US एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये रवि चौधरी जी हैं, इनको नियुक्त किया गया है US एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी। ये इंडियन अमेरिकन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हैं और इन्हीं को US एयरफोर्स के लिए डिफेंस के असिस्टेंट सेक्रेटरी का पद दिया गया है। और इसके साथ ही इस पद को संभालने वाले यह पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन रहे हैं। ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें US एयरफोर्स के लिए डिफेंस असिस्टेंट सेक्रेटरी का पद दिया गया है। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 18 मार्च 2023 को किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया? सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन कर्नाटक में किया था पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। ये पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव, इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक नेविगेशनल जर्नी है जो कि पहले से निर्धारित समुद्री मार्ग के साथ सभी कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है। ये उस मार्ग पर चलेगा जो पहले से निर्धारित है, पहले से प्लान किया हुआ है कि हमें समुद्र में इस मार्ग पर जाना है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका सभी मछुआरों, मछली किसानों को एक साथ एकजुटता दिखाना, ये इसका उद्देश्य है। और सागर परिक्रमा इनिशिएटिव का ये चौथा चरण है। चौथा चरण इसका 2 दिन 18 और 19 मार्च तक चला। उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़, 18 मार्च को उत्तर कन्नड़ में ये हुआ था और 19 मार्च को दक्षिण कन्नड़ में हुआ था। अभी हमने बात की थी पुरुषोत्तम रूपाल जी की। ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, जिनका मैंने आपको ये फोटो दिखाया था। ये हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स में, अपने स्टडी के ग्रुप्स में से शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं या फिर कितने कोस्टल स्टेट्स हैं भारत में? तो भारत में टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं जिनके नाम दिए हुए हैं। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये कोस्टल स्टेट्स हैं। और साथ ही यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज़, तो 4 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, कोस्टल यूनियन टेरिटरीज़, जिसमें कि दमन, दीव, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड भी शामिल है। ये 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल सारथी किस संस्था ने लॉन्च किया? तो अटल सारथी नीति आयोग ने लॉन्च किया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है। इसके बाद में भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग की हम बात कर रहे हैं, ये भारत सरकार ने गठित किया था जब बीजेपी आई थी 2015 में, तब इसे गठित किया गया था। इससे पहले योजना आयोग था। योजना आयोग हमने पढ़ा प्लानिंग कमीशन, पहले हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं इसको, जिसमें कि 5 साल के लिए प्लान बनाया जाता था। उसके स्थान पर, उसकी जगह पर
नीति आयोग को बनाया गया। ये 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग। सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और सरकार को निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। मतलब सरकार को ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, सोचने के लिए या प्लान बनाने के लिए इसका नीति आयोग का हम यूज़ करते हैं, जो कि सरकार को निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। नीति आयोग के बारे में हमने बात की। अभी हम बात करेंगे अटल थिंकिंग टैंक, जिसके बारे में बात करते हैं ATL। जो क्वेश्चन था ATL सारथी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी फुल फॉर्म है अटल थिंकिंग लैब, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य है युवाओं के अंदर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बढ़ावा देना, अटल थिंकिंग लैब के उद्देश्य है। और अटल सारथी को क्यों बनाया गया? जिससे कि सभी अटल थिंकिंग लैब जो कि लोगों के अंदर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बढ़ावा दे रही है, ये सब अटल थिंकिंग लैब अच्छे से काम कर सके, सुचारू रूप से चलाई जा सके, इसीलिए अटल सारथी को लॉन्च किया गया है। तो अगला पॉइंट है एक्सरसाइज अल मोहेद अल हिंदी 23 भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? अल मोहेद अल हिंदी 23 भारत के और किस देश के बीच में किया जा रहा है? तो ये भारत के और सऊदी अरब के बीच में किया जा रहा है। अल मोहेद अल 23 के बारे में बात करेंगे। ये इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नवल फोर्स के बीच में हो रहा है। वर्ष 2023 के मई महीने में सऊदी अरब के जुबैल नामक शहर में होगा। ये कब होगा? ये 2023 के मई में होगा, मई महीने में होगा, जो कि सऊदी अरब के जुबैल नामक शहर में होगा। और इस तरह की ये दूसरी एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज है इस तरह की। ये पहली एक्सरसाइज कब हुई थी? इसकी पहली एक्सरसाइज 9 से 14 अगस्त 2021 में हुई थी, अल जुबैल सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस मंत्रालय का गठन किया? तो इन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। सहकारिता मंत्री, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी इसके मंत्री हैं, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं। तो यहाँ पर हम अमित शाह जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अमित शाह जी का नाम, इनका नाम अमित अनिल चंद्र शाह है इनका पूरा नाम। ये गृह मंत्री भी हैं, जो कि 2019 से गृह मंत्री हैं। भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं, जो कि 2021 में बने हैं, भारत के पहले सहकारिता मंत्री, इसे याद रखेंगे। उन्होंने 2014 से 2020 तक भाजपा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और 2014 से NDA के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये 6 जुलाई 2021 को बनाई गई मिनिस्ट्री। सहकारी मंत्रालय का गठन देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए किया गया है। सहकारी आंदोलन क्या होता है? कोऑपरेटिव मूवमेंट किसे कहते हैं? कोऑपरेटिव मूवमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका उद्देश्य लोगों को एक साथ चीज़ों का उत्पादन करने के लिए, खरीदने के लिए और बेचने के लिए और मुनाफे को आपस में बांटने के लिए, यानी शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट का कार्य क्या है कि ये लोगों को प्रोत्साहित करता है कि आप कोई भी चीज़ आपस में एक साथ बनाओ, उसे खरीदो, बेचो और मुनाफे को आपस में शेयर कर लीजिए, आपस में बांट लीजिए। तो यही कोऑपरेटिव मूवमेंट का काम है और इसी काम को मजबूती से करने के लिए इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन किया। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जिसके मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने कोशिश की कि मैं वीडियो अच्छे से बनाऊं और सारी चीज़ें इसमें आपको अच्छे से समझाऊं। इसकी PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे वीडियो सभी को मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए।